नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से कंफर्म सर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उसमें से भी 80% जो चांसेस होते हैं वो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक के होते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा आज। सबसे पहले नाम पढ़ते हैं ग्रुप ऑडिट। सर, ग्रुप ऑडिट के डिस्कशन करने से पहले हमें एक बेसिक के बारे में जानना होगा कि ग्रुप ऑडिट बेसिकली है क्या। जैसे कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसकी मान लो लेट्स सपोज एक सब्सिडी है ए, बी कोई एसोसिएट मान लीजिए, और सी कोई ज्वाइंट वेंचर है। अब सभी के सभी अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाती हैं, एसएफएस तो हर कोई बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो एसएफएस जो बना रहे हैं उसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ग्रुप, ये लोग एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हैं, सीएफएस भी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑडिटर एज ऑडिटर आपको अपॉइंट किया गया और आपको बताना होता है कि ये जो सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहा है नहीं दे रहा। लेकिन जो अब मेजरली क्वेश्चन आता है वो आता है सीएफएस के एग्जाम्पशन के ऊपर, आपको पता है, और उसी के बारे में ही पहला टॉपिक है सीएफएस से रिलेटेड। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं बता देता हूँ आपको कई सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इसमें। तो पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑडिट है क्या बेसिकली। तो ग्रुप ऑडिट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। एप्लीकेबिलिटी कब होती है ग्रुप ऑडिट की? जब आप सीएफएस बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। एज पर कंपनीज एक्ट की बात करें तो एक से ज्यादा सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर मिलकर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सीएफएस एज पर शेड्यूल 3 बनता है एंड एप्लीकेबल है। एंड हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 21 लगता है और इंडियंस 110 लगता है। ये होगा बेसिक। अब जिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, जिस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं मान के चलो कि सर 80 to 90%, मैं बोलता हूँ 80% या 90% केसेस में आपको इन्हीं जो 3 टॉपिक में लगातार बनाने वाला हूँ उस पे से ही क्वेश्चन आएगा कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएफएस, ठीक है। अब इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे सर। नॉन एप्लीकेबिलिटी में सर किन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे? नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, नॉन एप्लीकेबल क्या है? एज पर लॉ, एज पर लॉ, एज पर एएस और एज पर इंडियस। मतलब एज पर लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट किसको बनाने की जरूरत नहीं है, एज पर एएस किसको बनाने की जरूरत नहीं है, और एज पर इंडियस किसको बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस एक चीज बता दो बिफोर आई फर्स्ट, आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा चीज बता दो जो क्वेश्चन में आते आता है। सर जिस पे एएस लगता है क्या उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा ही? जी सर लगेगा ही। जिस पे एएस लग रहा है उस पे कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही। सर जिस पे इंडियस लग रहा है क्या उस पे कंपनी एक्ट लगेगा? जी सर बिल्कुल लगेगा। और हमने पढ़ा है सबसे बड़ा क्या होता है सर? लॉ। एएस और इंडियस ने बहुत सारी बातें करी लेकिन कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है, तो क्या हुआ? उसको हम एक स्टेप आगे रखेंगे। तो हम किसको सबसे पहले आगे रखेंगे? एज पर लॉ। एज पर लॉ क्या? कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन है जिसके आपके रिवीजन करनी होगी और आप गुड टू गो होंगे पेपर के लिए। और मैं जैसा बता रहा हूँ ये इस पे 4 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आते ही आता है और इन्हीं 3 टॉपिक में से 80 to 90% के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे मैंने बताया एज पर कंपनी लॉ, एज पर कंपनी लॉ, एज पर कंपनी लॉ, सॉरी, ठीक है, एज पर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ सीएफएस किसको बनाना जरूरी नहीं है। अगर ये 3 कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो सीएफएस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने अपनी सभी मेंबर को इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दिया है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ? तो अपनी जो कंपनी है ना, उसने सब्सिडरी कंपनी है, उसने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है। सब्सिडरी कंपनी ने अपनी सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं इन राइटिंग चिट्ठी में लिखकर कि सर हम सीएफएस नहीं बना रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी ने, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज किया, तो ठीक है। दूसरा, आप कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। तीसरा, इसकी अल्टीमेट और इंटरमीडिएरी होल्डिंग कंपनी फाइल कर रही है क्या? सीएफएस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और इसकी कई सारी लेट्स सपोज सब्सिडरी है छोटी छोटी। तो इसने अपने सभी मेंबर को बता दिया कि सर हम ना सीएफएस फाइल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी होल्डिंग कंपनी ना वो सीएफएस बना रही है, ठीक है, और ये जो हमें ना वो नॉट लिस्टेड है, हम प्राइवेट कंपनी है, हम लिस्टेड नहीं है।
तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपका एज पर कंपनीज एक्ट क्या सर आपको सीएफएस बनाना होगा, जीसेफ बनाना होगा, और ये 3 कंडीशन आपको पेपर में लिख कर आना ही होगा। ठीक है, अगर एएस और कंपनी लॉ का साथ में क्वेश्चन आता है तो ये बन जाता सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कंप्लाई ऑल द 3 कंडीशन, सब्सिडरी कंपनी है, ऑल मेंबर को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देते हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, लिस्टेड नहीं है। तीसरा आता है अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी अपना सीएफएस फाइल करती है। क्या सर आपको 8 मार्क्स का इतना ही क्वेश्चन आएगा? सर नहीं, आपको बोल दिया जाएगा एक कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। क्या सर? एक्स लिमिटेड, वो फॉलो क्या करते हैं सर? इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और ये बकायदा लिख कर आएगा, वरना अदरवाइज तो आप तो इंडियस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इंडियस एप्लीकेबल है या एस एप्लीकेबल है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का तो उसमें लिख कर आता है बकायदा कि ये इंडियस फॉलो कर रही है या एएस फॉलो कर रही है। लेकिन कहीं कहीं केसेस में ना लिख के नहीं आता, जब वो बता देता है कि हम लिस्टेड कंपनी है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको इंडिया से एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्या लिखा है सर? हमारी कोई लिस्टेड कंपनी है, हम पे इंडिया से लगेगा। तो जब उसने लिस्टेड वर्ड यूज कर लिया ना तो आप समझ जाना सर इंडिया से एप्लीकेबल है, और आपको इंडिया के अकॉर्डिंग भी जवाब देना होगा। अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर इंडिया। सर क्या है? ठीक है, एज पर इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी। क्या सर? इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, जैसे आपने नाम सुना होगा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिस्टेड कंपनी है, वो क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कई सारे टाटा कंपनी ग्रुप के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। अब क्या क्या सर अपने उन्हें टाटा सन्स के भी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और कई सारे टाटा इलेक्ट्रॉनिक के होल्ड कर रखे हैं। तो क्या उसको हर जगह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? नहीं सर। तो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसका बेसिकली काम क्या होता है ये आपको लिख कर आना होगा डेफिनेशन। फंड्स कलेक्ट किया गया है, ठीक है, ताकि वो फर्दर इन्वेस्ट कर सके और इन्वेस्टर को रिटर्न दे सके। क्या है सर? इन्वेस्टर से उन्होंने फंड कलेक्ट करा, इन्वेस्टर से क्या करा है सर? फंड कलेक्ट कराया है, इन्वेस्टर से उसको फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, और उस इन्वेस्टर से फंड मिल रहा है, जो फंड कलेक्ट करा उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं और उससे रिटर्न कमा के इन्वेस्टर को देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर से फंड मिला, ठीक है, उससे फर्दर इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे जो रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को कमा के दे दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ सर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी यही करती है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होती है रीट, फॉर एग्जांपल ब्रुकफील्ड लिस्टेड कंपनी, आप सर्च करिएगा, ठीक है, अच्छी कंपनी ब्रुकफील्ड। तो ब्रुकफील्ड भी यही करती है कि जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे कलेक्ट करती है, रियल एस्टेट में लगाती है, ठीक है, रियल एस्टेट में कई सारी छोटी छोटी कंपनियों में भी लगाती है, उससे वो जो इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के देती है, ठीक है। ऑल्थो वो कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों में भी लगाती है, वो भी होता है, और साथ साथ ये खुद रेंटल इनकम भी कराती है। तो इसको हटा देते हो एक पल के लिए रीट को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल ही बढ़िया है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट मेजर्स एट फेयर वैल्यू बेसिस, मतलब कैसा? जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो कैसे पे वैल्यूएशन हो रहा है सर? फेयर वैल्यू बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज नॉट कंसिडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल वर्ड में पेरेंट जो है इन्वेस्टमेंट एंटिटी की, वो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ सर? इसको जरा समझिएगा, बहुत अच्छा है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जरा समझिएगा। मैंने बोला कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है एक्स, ये क्या सर? इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इसकी कई सारी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ए में कर रखी है, बी में कर रखी है, सी में कर रखी है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है सीएफएस। लेकिन जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, वो कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, वो कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है। जैसे आपने कई सारी कंपनी का नाम सुना होगा, जो ना कई सारे कंपनियां जो होती है जब बड़ी हो जाती है तो उसकी होल्डिंग कंपनी क्या करती है, जो अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देती है किसी छोटी छोटी कंपनियों में, एक सब्सिडी बनाती है, ठीक है। अभी मेरे को किसी ग्रुप कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, आरपीएसडी वेंचर करके कैपिटल है, आरपीएसडी वेंचर कैपिटल करके कंपनी, ठीक है। तो क्या आता है सर? जैसे आरपीएस वो ग्रुप के अंदर आता है, तो जो होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी उसका मान लो कि लेट्स सपोज टायर का बिजनेस है, ठीक है,
टायर का बिजनेस है, टायर का बिजनेस है, उसने एक सब्सिडी ओपन कर ली इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है, इससे जो भी प्रॉफिट आता है ना, इससे जो भी प्रॉफिट आता है, ये जो ये लोग इसमें ट्रांसफर करते हैं, 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी में, और इन्वेस्टमेंट कंपनी अब अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जो एक्स लिमिटेड है ना, उसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये होल्डिंग कंपनी है जिसका धंधा कोई और है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, उसको क्या बनाना होगा, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा और उसको एक्स को इंक्लूड करके चलना होगा। ठीक है, कोई होल्डिंग कंपनी है जिसपे इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, तो उसको सीएफएस बनाना होगा उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडी के साथ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सर ये होल्डिंग कंपनी भी सीएफएस नहीं बनाएगी, कब, जब ये खुद भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। जब ये खुद भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो तो इस पर सीएफएस नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ओके। नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन। सर ये क्या है, ये बेसिकली एएस है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी एज पर एएस। सर एएस और इंडियस में ना अलग अलग एग्जाम्पशन दे रखी है। हमने इंडियस में पढ़ा इन्वेस्टमेंट एंटिटी। एक्स लिमिटेड बोलता है सर टेम्पररी कंट्रोल के बारे में बात करता है। टेम्पररी कंट्रोल के बारे में क्या बात करता है सर, एक्स लिमिटेड आई इंडिया में यूएसए से। सर यूएसए से कौन आया सर, इंडिया में एक्स लिमिटेड आ गया। उसने मान लो कि सर किसी कंपनी बी लिमिटेड में ना उस टाइम के लिए 51% शेयर खरीद लिया, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए खरीद लिया। अब पता क्या था सर, 31 मार्च को बस ओनली एक ही महीना एक्सपायर हुआ था। उसने आपको बता दिया कि सर ये ना अगले महीने तक हम ना इसको खत्म कर देंगे, हम उसका सब्सिडी में हमने एक्वायर तो करा था, लेकिन हमें लगता नहीं कोई यूजलेस है, टेम्पररी कंट्रोल है, टेम्पररी नियर फ्यूचर में हम इसको बस सोल्ड आउट कर देंगे, 30 अप्रैल को हम सोल्ड आउट कर देंगे। और आपने देखा सर नियर बैलेंस नियर डेट मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट आपने देखा 30 अप्रैल को, सही में सर टेम्पररी कंट्रोल था, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। ठीक है, आपने कोई कंपनी में लिमिट तो इन्वेस्ट करा, उसकी शेयर होल्डिंग 51%, 52%, लेट्स सपोज आपने पूरा कंट्रोल एक्वायर कर लिया, लेकिन आपने मैनेजमेंट ने बताया कि सर ये टेम्पररी कंट्रोल है, इसको हम नियर फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो इसको क्या है सर, नॉट इंक्लूडेड इन सीएफएस। सर क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन सीएफएस, सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। और एक और एग्जाम्पल दे रखे वो लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस। मतलब क्या हुआ सर, जो ए लिमिटेड है ना, जो एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, एक्स लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी। सर क्या है सर, ये होल्डिंग कंपनी, ठीक है, उसकी सब्सिडी है कोई ए लिमिटेड, ये फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसको रेस्ट्रिक्शन कर दे रखा है कि सर आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्स लिमिटेड को। ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। तो इस केस में जो लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे वो आपके सीएफएस का पार्ट नहीं बने। क्या बोला, एक आता है टेम्पररी कंट्रोल, एक होता है लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको टेम्पररी कंट्रोल को अच्छे से याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि इंडियस का जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको लिखना होगा नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल। सर क्यों लिख रहे हैं, 1 मार्क्स का सवाल है बेटा, आईसीआई लिखता है, हमें नहीं पता क्यों लिख रहा है, लेकिन वो आईसीआई लिखता है तो आपको लिखना होगा। अगर वो आपको बोलेगा कंपनी एक्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, तो आपको ये बातें लिखकर आनी होगी कि कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, ठीक है, तो आपको सीएफएस बना के रखना होगा। वो बकायदा आपको क्वेश्चन में बोलेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट करी करके ना वो 1 महीने के लिए कर रखी है, 3 महीने के लिए कर रखी है, बस वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको लिख कर आना होगा सर एज पर इंडिया सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी को ही हमने एग्जाम्पशन दे रखा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। देयर इज नो एग्जाम्पशन फॉर टेम्पररी कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस फॉर फंड ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ इंडियस एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आपको कंपनी लॉ का भी जिक्र करके चलना होगा। आपने कंपनी लॉ में 3 जो कंडीशंस है उसके बारे में लिखना होगा कि ये सब्सिडरी कंपनी उन्होंने अपने अब से मेंबर को बता दे रहते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन है, नॉट लिस्टेड है और अल्टीमेट इंटरमीडिएट होल्डिंग है। फिर जो थर्ड स्टेट में आपको लिख कर आना होगा कि कंपनी लॉ प्रिवेल करता है। अगर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपने शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर दे दिया तो फुल्ली कॉम्प्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये दिमाग से ऊपर जैसा लग रहा हो जा रहा है, लेकिन नहीं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उन दोनों को मिला के आएगा और आता ही है, बहुत ईजी है, एक ही टॉपिक है, ईजी है, जिसको करिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसका 4 मार्क्स लिख लीजिए, इसमें देखो 4 या 5 आप याद कर लीजिएगा, पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप फिर भी याद कर लीजिएगा। पेरेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर सीएफएस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, पेरेंट है जो मैनेजमेंट है ना,
जो पेरेंट कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए सर, प्रिपेयर ऑफ सीएफएस के लिए। प्रिपेयर करना सीएफएस किसकी जिम्मेदारी, सर मैनेजमेंट की। जो हमने ऐसे 210 में पढ़ा था सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी थी, मैनेजमेंट की। वैसे सीएफएस बनाना किसकी जिम्मेदारी है, सर मैनेजमेंट की। कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना किसकी जिम्मेदारी, सर मैनेजमेंट की। सीएफएस बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, रिलेटेड पार्टीज के बारे में बताना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं वो आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होता है सर, गुडविल बेटा, गुडविल। जो हमारा गुडविल एनसीआई आती है, जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती है वो, ये तीनों अब जो है ये दोनों पॉइंट ये क्या है सर, अगर कोई फॉरेन की कंपनी सर, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर हार्मोनाइज करें अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से। सब्सिडी कंपनी में मान लो सर एएस लगता हूँ, हम पर इंडियस लगता है, तो हार्मोनाइज करेंगे। और ये होता है गैप कन्वर्जन, मतलब यूएसए बेटा, यूएसए में हमारी कोई सब्सिडी है तो यूएसए की कंपनी है तो वहाँ पे गैप कन्वर्जन होता है। इंडियन कंपनी है जो एएस के अकॉर्डिंग बनाए तो हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से होता है। और सीएफएस बनाना किसकी जिम्मेदारी होती है सर, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, रिलेटेड पार्टी बताना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, और हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और गैप कन्वर्जन की जिम्मेदारी अकाउंटिंग की उसकी किसी होती है सर, मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर। हाँ सर, हमारी क्या होती है सर, एज पर 200 हमारी जिम्मेदारी क्या होती है सर, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना। सर क्या होती है सर, जिम्मेदारी ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना एज पर एएस, वो ऐसे एएस लेके ना दिमाग में ना बस ऐसे 200 हमारी ऑब्जेक्टिव वही रहेगी ना सर, एज पर ऐसे 200 हम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दें। 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो मैटर होते हैं कंपनीज अपने ऑडिट में पढ़ के आए हैं। 143 सबसेक्शन 1 टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफाइड मैटर जो होते हैं 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 3 की बात हो रही है। कुछ मैटर है जिस पे आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ती है तो उस पर रिपोर्ट देना होगा। सर क्या मैं सेक्शन नंबर लिख कर आऊंगा, जी सर आपको सेक्शन नंबर ही लिख कर आना होगा, अंदर की बातें नहीं लिखनी आ रही, सेक्शन नंबर लिख कर आ रहे हैं। इसलिए इसका अंदर कंटेंट नहीं पूछा गया ना, एमसीक्यू में आएगा तो भी आएगा तो आपको सेक्शन नंबर ही पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। फिर आप बोल रहे सर सेक्शन नंबर हमारे चेक कर ले, नहीं सर टॉपिक चेक करा था। ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, उस टॉपिक के अंदर ही आपको बोला गया कि इन दोनों सेक्शन नंबर की कंप्लाई करनी है और यही एमसीक्यू में बन के आता है और आपसे सेक्शन नंबर पूछा जाता है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऑडिटर है, 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, इस पे एमसीक्यू आ सकता है और 2-3 मार्क्स अगर वो आया थ्योरी क्वेश्चन तो आपको सेक्शन नंबर ही लिखकर आना होगा। ठीक है, तो क्या 4 बातें, सीएफएस बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना, 143 सबसेक्शन 1 एंड 143 सबसेक्शन 3, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर प्लानिंग जो कर रहे हैं सर बहुत इजी सर, ऐसे 300 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या ग्रुप स्ट्रक्चर, क्या करेंगे सर, अंडरस्टैंडिंग करें ग्रुप स्ट्रक्चर, जो हमने ऐसे पढ़ा वही है। हम ग्रुप को जानेंगे, ग्रुप वाइज कंट्रोल देखेंगे, ग्रुप के अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे। एक बार और प्लानिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस, ये भी 4 मार्क्स है सर। सारे क्वेश्चन ना एक ना एक बार आए हुए, एक ना एक बार आए हुए। प्लानिंग ऑडिट ऑफ सीएफएस, अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप स्ट्रक्चर में हम देखेंगे 3 बातें, तो ग्रुप के बारे में जानेंगे, ग्रुप वाइज कंट्रोल देखेंगे और फॉरेन कॉम्पोनेंट है तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे। दूसरा देखेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या देखेंगे सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सॉरी, ठीक है, हमने क्या देखा, प्लानिंग स्टेट में अंडरस्टैंड करा ग्रुप स्ट्रक्चर, हमने ग्रुप के बारे में जाना, ग्रुप वाइज कंट्रोल के बारे में जाना, फॉरेन कंपोनेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में जाना। उसके बाद आ जाओ रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हम एसेस करेंगे, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हम एसेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर देख लेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अदर ऑडिटर का वर्क ले सकते हैं, जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। वो सारे के सारे जो आप ऐसे पढ़कर आए उसके अकॉर्डिंगली आप अदर ऑडिटर का वर्क आप ले सकते हैं। एक्सटर्नल हो इंटरनल हो उसके बारे में नहीं है, वो सब ले सकते हैं। एक्सटेंट यूज जो भी है आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। कोऑर्डिनेट करें वर्क का, जो आपके दूसरे जो कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे सब्सिडी कंपनी का ऑडिटर है उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट करें। और अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉरेन कंपनी के अकॉर्डिंग अगर है तो उसको हमें इंडियन कंपनी में कन्वर्ट करके हार्मोनाइजेशन और गैप कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो ऐसे में आप पढ़ के आए उन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, वेरीफाई ऑल कंपोनेंट सीएफएस में इंक्लूड है या नहीं। आपको कंप्लीटनेस का एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट का, तो आपको सिंपली ये लिख कर आना होगा, वेरीफाई करना है सर ऑल कंपोनेंट ऑफ सीएफएस इंक्लूडेड है या नहीं है।
प्रीवियस ईयर वर्किंग पेपर को सर क्या आप ले सकते हैं यूज में? सर हाँ, देख सकते हैं सर। प्रीवियस ईयर का जो वर्किंग पेपर है क्या है कि सर आप उससे ले सकते हैं, आप उसको यूज में ले सकते हैं। उससे पता चलेगा कि सारे कंपोनेंट कंप्लीटली हमने करा नहीं करा। पहला पॉइंट, वेरीफाई ऑल कंपोनेंट कि सीएफएस में इंक्लूड है या नहीं। उसके लिए से पहले प्रीवियस ईयर के कुछ वर्किंग पेपर होंगे, उसको आप ले सकते हैं ताकि आप देख सके कि कंपोनेंट में वो सारे के हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ होगा तो जो सब्सिडी पिछले साल की होगी वो 20 साल की होगी मोस्ट प्रोबेबली, जब तक आपने डिस्पोज ऑफ ना कर दिया हो। तो कंपोनेंट में है या नहीं वो देखेंगे। और जब भी हमें कोई भी सवाल जवाब कुछ भी करना होता है, मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट से तो हमेशा हमें लेनी होती है, मैनेजमेंट की हमेशा हमें लेनी होती है, तो मैनेजमेंट से हम इंक्वायरी कर लेंगे। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट देख लेंगे सर, बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके सीधा हम देख लेंगे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा। कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो था लेजर हम ओपन कर लेंगे, उसमें देख लेंगे पेरेंट का कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा। रिव्यू कर लेंगे ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट और स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। क्या सर, कोई ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट अरेंजमेंट जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है उनको हम रिव्यू कर लेंगे। क्या सर, रिव्यू करेंगे इस पर जेबी, जेए एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को। स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में कई सारे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्ड भी होते हैं स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, जैसे इनकम टैक्स की फाइलिंग भी हो रही है तो उसमें भी हम लोग डालते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी है, तो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जो है उन सबका हम देख लेंगे। क्या 4 बातें थी? प्रीवियस ईयर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा पेरेंट की इन्वेस्टमेंट देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे जेबी, जेए एंड स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, और उसके बाद चेंजेस इन शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो हम देख लेंगे। सर क्या, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग रजिस्टर जो होता है उसको देख लेंगे। अब आ जाता है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। सर ये बहुत ज़्यादा आसान है सर। गुडविल, फर्स्ट टाइम जो सीएफएस बना रहे होते हैं तो जो हमारी जो एडजस्टमेंट होती है सर क्या क्या होती है? सर गुडविल होती है, एनसीआई होती है, कैपिटल रिजर्व होता है। अगर कोई चेंजेस है इन शेयर होल्डिंग, चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में भी होता है। सर आपको पता है 60% पे भी सीएफएस बनता है और 80% पे भी सीएफएस बनता है, लेकिन जब आपने 20% से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 110 अभी आप पढ़ के आए फाइनल लेवल पे, तो आप एनसीआई दोबारा रिकैलकुलेट देखते हैं, एनसीआई देखते हैं, गुडविल देखते हैं, गुडविल में कोई इंपेयरमेंट तो नहीं हो रहा है, उन सबको देखते हैं। चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, पहले आप लिख कराएंगे फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट में कि गुडविल एनसीआई निकालते हैं, लेकिन अगर कोई चेंजेस होते हैं शेयर होल्डिंग में तो आप क्या होता है, चेंजेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी आप देखते हैं। तो इसमें लिए क्या करना होगा? ऑडिटर वेरीफाई, बहुत ईजी है, पूछते भी नहीं, इतना ईजी है। प्री एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट करना होगा, ड्यू टू चेंज इन शेयर होल्डिंग परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करनी होगी। प्री एक्विजिशन रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व था उन सबका कैलकुलेशन देखना होगा, कैपिटल रिजर्व उन सबका कैलकुलेशन, और परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गुडविल, एनसीआई उन सबके कैलकुलेशन देखना होगा। अगेन अनदर इजी क्वेश्चन, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का होता है। सर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो भाई इंट्रा ग्रुप याद कर लो बस, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करो। क्या? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करो। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड एलिमिनेट करो। इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, इन्वेंट्री जो आपने पढ़ा हुआ इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री बेस्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, उन सबको एलिमिनेट करो। इनडेप्टनेस हमने ले रखा है होल्डिंग कंपनी से, क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, इनडेप्टनेस है, लोन दे रखा है, एलिमिनेट करो। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड कर रखा है उसको एलिमिनेट करो। प्रॉफिट है तो उसको एलिमिनेट करो। इनडेप्टनेस को एलिमिनेट करो। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं तो उसको भी आपको एडजस्टमेंट करके चलना होगा। और हार्मोनाइजेशन और गैप तो आपको हमेशा याद रखना ही होगा। हार्मोनाइजेशन बिटवीन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्सन याद रखना होगा। सर आपने इंडेक्स 110 में सर आपने डेफर्ड टैक्स की भी एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो वो भी लिख दो। बेसिकली जो आपने इंडेक्स 110 में जो आप करके आए काम वो सब लिख दो। सर इंट्रा ग्रुप जो ट्रांजेक्शन थे हमने उसको एलिमिनेट करा। इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड का हमने कहते तो उसको भी एलिमिनेट कर दो। सर प्रॉफिट होता था इन्वेंट्री में अनरियलाइज, वो भी एलिमिनेट कर दो। इंडेप्टनेस थी वो भी सर आप एलिमिनेट कर दो। सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टमेंट थी उन सबको भी एलिमिनेट कर दो। हार्मोनाइज डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी थी एएस इंडेक्स, वो सब की एलिमिनेट कर दो। गैप कन्वर्जन था यूएसए की सब्सिडी थी उसको कर लो। डीएटी एडजस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, सब्सिडी में डीटी आ रहा है और उसमें डीटीएल आ रहा है, उन दोनों को एडजस्ट कर लो। नेट में करके दिखाओ, बहुत आसान, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कभी, बहुत आसान। अदर स्पेशल कंसल्टेशन, सीएफएस ऑडिट। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। 180 वीडियो डाल दिए, 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे हैं। प्लीज चैनल को रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप सब्सक्राइब करें। मतलब 180 वीडियो में भी 200 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो प्लीज यहाँ तक आ गए हैं तो कर ही लीजिएगा। अदर स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? सीएफएस ऑडिट। अदर स्पेशल कंसिडरेशन में सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप ऑडिट बना रहे हैं तो मटेरियलिटी एज पर ऐसे 315 को डिटरमाइन करनी होगी। मटेरियलिटी एज ए ग्रुप भी आपको डिफाइन करना होगा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट बेसिस पे मटेरियलिटी आपको डिफाइन करनी होगी।
मटेरियलिटी, सेपरेटली मटेरियल फॉर ईच कंपोनेंट एंड कंफर्मेशन कंपोनेंट ऑडिटर क्या है सर, बताता हूँ। इन चारों पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं था, फिर भी मैं बता देता हूँ। मतलब एक छोटी सी बात को ना बार बार लिखने की कोशिश करा है। ए लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, इसकी मटेरियलिटी डिफाइन करो, ठीक है, होल्डिंग कंपनी मटेरियल, इसकी कई सारी सब्सिडी है। एज ए ग्रुप मटेरियलिटी बताओ मेरे को, एज ए ग्रुप मटेरियलिटी बताओ, ठीक है। एज ए ग्रुप आपने देखा सर सी इमटेरियल है, इमटेरियल है, ठीक है। लेकिन जो बी है कंपोनेंट वाइज भी आपको ऑडिट बताना होगा, इसका मटेरियलिटी लेवल कितना था, या सी की मटेरियलिटी लेवल कितनी थी, डी की मटेरियलिटी लेवल कितनी थी। मतलब क्या हुआ सर, पहले तो आपने होल्डिंग कंपनी का मटेरियलिटी लेवल निकाला, फिर आपने देखा कि सर एज ए ग्रुप सारे मटेरियलिटी का निकाला, फिर ग्रुप का मटेरियलिटी निकालने के बाद जो कंपोनेंट थे बी सी डी का सेपरेटली आपने कंपोनेंट का मटेरियलिटी निकाला, ठीक है। सेपरेटली निकालने के बाद आपने कंपोनेंट ऑडिटर से कंफर्मेशन भी ले लिया। कंपोनेंट ऑडिटर से आपने क्या करा है सर, कंफर्मेशन ले लिया। सर सीएफएस का ऑडिट निकाल बना रहे थे, तो आपने क्या करा, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करा, कंसीडर करा, कंप्यूट करा मटेरियलिटी एज अ ग्रुप एज अ होल, फिर कंपोनेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी निकाला, कंप्यूट करा मटेरियलिटी सेपरेटली, मटेरियलिटी फॉर ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का अलग से निकाला गया। और फिर कंपोनेंट ऑडिटर था, जब मान लो कि ए बी सी डी किसी से भी आपने कंफर्मेशन ले ली कि सर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दे रखा है या डिस्क्लेमर क्यों ओपिनियन दे रखा है, सर ऐसे ग्रुप मटेरियलिटी पे उसको इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो ठीक है, कर रहा है तो फिर हम भी क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यू के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से भी आखिरी सांस ही ले रहा है, हाँ आखिरी सांस ही है। ये कुछ केसेस है रिपोर्टिंग के, और ये सीएफएस डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। सर कौन कौन सा डिस्क्लोजर है जो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे सीएफएस में आपने स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर देते हैं, बट ग्रुप का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। सर क्या बोनस शेयर इशू कर, किसी ने बोनस शेयर इशू कर दिया सब्सिडी में, कंसोलिडेशन में जाके फायदा क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। एमएसएमई डिस्क्लोजर, सर हम कंसोलिडेशन बना रहे, सर का सबका पीएनएल और हमें क्या देख रहे थे, सबका पीएनएल और एसेट हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप में कितने एसेट है, क्या है। इसलिए हमने बोनस शेयर को हटा दी, वो फ्री में जाते हैं रिजर्व को कम करके, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट रिजर्व था तो उसको हटा दिया। एमएसएमई का डिस्क्लोजर से हमें क्या मतलब, वो तो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना होगा ना कि इस कंपनी ने अपने एमएसएमई को कितना पेमेंट अपने टाइमली करा नहीं करा, ठीक है। वैल्यूज, कुछ इंपोर्टेड गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स सीआईएफ बेसिस पे आप बताते हैं कितने आपने इंपोर्ट करे, वो बताते हैं, और उसका कंज्यूम भी बताते हैं इंपोर्टेड गुड्स का। सर ग्रुप लेवल पे हमें क्या चाहिए, ग्रुप लेवल पे तो हमें सारा का सारा पीएनएल देखना था, एसेट देखने थे। सर इंपोर्टेड गुड्स को सीआईएफ बेसिस पे कितना था, उसका कंजप्शन कितना हो, हम क्या करेंगे। बोनस शेयर का जानकर के हम क्या करेंगे, एमएसएमई का जानकर करेंगे क्या। फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस और अर्निंग और डिविडेंड हम अलग से दिखाते हैं, एक्सपेंस अर्निंग और डिविडेंड अलग से दिखाते हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसी में कहीं से एक्सपेंस हुआ, अर्निंग और डिविडेंड अलग से दिखाते हैं। ग्रुप में जाने क्या करेंगे, शेयर इशू कर रहे थे किसी सब्सिडी ने, उसका मनी अनयूटिलाइज रखा हुआ है, अनयूटिलाइज रखा हुआ सब्सिडी का, हम बात करें पीएनएल का और कंसोलिडेशन एसेट, ये तो हमें ये सब बताना जरूरी नहीं होता। सर क्या क्या सर, बोनस शेयर, एमएसएमई डिस्क्लोजर, इंपोर्ट में दो बातें हैं सर, जो आपने इंपोर्ट करा रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स, उसका सीआईएफ बेसिस पे, और उसका कंजप्शन। चौथी बात, फॉरेन करेंसी एक्सपेंस अर्निंग डिविडेंड को नहीं बताते। शेयर इशू मनी अनयूटिलाइज कितना है वो। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सीएफएस क्या है, जो ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा लिखा है। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट देखेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट बताएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट बताएंगे, एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट, जो फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं। साथ साथ कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, रिपोर्टिंग सेगमेंट, रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करना और एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में टोटल हमारे जो केसेस है वो बनते हैं 5 के 5। इसमें से कोई भी एक केस आपसे आई से पूछ सकता है, सर सही भी पूछ सकता है, चीज से पूछ सकता है। पेरेंट ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पहले क्या हो रिपोर्टिंग का, सर जब पेरेंट का जो ऑडिटर है हम है, मतलब लकिया, तो अगर लकिया मान लो कि हमारे केस में लकिया पेरेंट का भी ऑडिटर है, सब्सिडी का भी ऑडिटर है, तो एएस फॉलोड हुए हैं नहीं हुए, उसमें कोई डेविएशन है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा, एंड जो ओपिनियन होगा ट्वेंटी फेयर देना होगा। क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैं पूरा का पूरा देखूँ सब्सिडी में भी एएस फॉलोड हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई डेविएशन तो नहीं, डेविएशन तो हम रिपोर्ट करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पेरेंट ऑडिटर इज नॉट एन ऑडिटर ऑफ ऑल कंपोनेंट। पेरेंट जब ऑडिटर नहीं है तो हम क्या दूसरे ऑडिटर का काम ले सकते हैं। तो ऐसे 600 आपको क्या लिखना होगा, एज पर ऐसे 600 लिखकर ही आना होगा।
यहाँ पे ऐसे 600 वर्ड यूज हुआ है और ऐसे 706 वर्ड यूज हुआ है, तो आपको ये लिख कर आना होगा एज पर ऐसे 600 आपने जो सब्सिडी के ऑडिटर का काम कंसिडर कर सकते हैं। और एज पर 706 अदर मैटर पैराग्राफ में आपको लिखना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्शन में टोटल अमाउंट वाइज और परसेंटेज वाइज आप कितने ऑडिट कराए, मतलब ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। ठीक है, पहले तो ऐसे 600 आप दूसरे ऑडिटर का फर्क यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे 706 अदर मैटर पैराग्राफ में आपको बताना होगा कि कितना पोर्शन ऑफ वर्क किसी अदर ऑडिटर द्वारा किया गया। लेट्स सपोज टोटल अमाउंट भी बता सकते हैं, अमाउंट वाइज ही बताते हो, परसेंटेज वाइज। अमाउंट वाइज कैसे बताएंगे सर, 100 करोड़ की टोटल एसेट थी, तो आपको लिखना होगा कि 50 करोड़ तक का एसेट की जो वैल्यूएशन है, ये नेट वर्थ ऑफ द एसेट का जो है वो अदर ऑडिटर नहीं करें। परसेंटेज वाइटी 100 करोड़ का 50 निकालेंगे तो निकलता है 50%, तो 50% भी आप लिख सकते हैं 50%। बस ज़्यादा डिटेल में ना जाके ये बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और तीसरा वाला ओएम पैरा रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को नहीं पता ये ICAI को OM 706 जो है आप एक बार पढ़िएगा जरूर, EOM और OM। ठीक है, OM पैरा में अगर आपने कोई रेफरेंस दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन हो गया, इट इज डिवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफरेंस। ठीक है, मतलब आपने लिख के रख दिया कि सर ये जो कंपोनेंट का ऑडिट करा था ये इसने करा था। ठीक है, हम इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो क्वालिफाइड कर रहे हैं आप ऑडिट रिपोर्ट। अदर मैटर पैराग्राफ में अगर आपने कुछ चीजें लिखी है कि सर इसका उसने ऑडिट किया है, लेट्स सपोज मटेरियल सब्सिडी थी 50% आपने होल्डिंग करे थे, अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दिया कि सर ये जो कंपोनेंट है उसका जो ऑडिट करा है सर, ये मान लो कि आपका नाम मान लो जतिन जी ने करा है। ठीक है, जतिन जी ने करा, अब उसने उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा है और आपने ये अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दिया, इसका मतलब, और आपने अपनी CFS में लिख दिया अनक्वालिफाइड ओपिनियन लिख दिया। क्यों? क्योंकि आपने CFS का ऑडिटर करा है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये क्या गलत है। ठीक है, अदर मैटर पैराग्राफ में आपने बस वो बताना है कि आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कितनी डिवाइडेड है। ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन है तो आप भी कंसल्टेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देके क्वालिफाइड ओपिनियन दीजिए। ठीक है, आपने वहां पे लिख दिया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिवाइडेड थी। ठीक है, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म और आपने ऊपर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अदर मैटर पैराग्राफ का रेफरेंस किस लिए होता है कि डिवाइड करी हुई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफरेंस के लिए कि इसका ऑडिट इसने करा हुआ था, बस इतना ही है। और ऐसे 706 में तो डिटेल में हमने बात करी है। अब बात करते हैं व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन पेरेंट। सर क्या है, या तो AS के अकॉर्डिंग बना रहा होगा तो गैप के अकॉर्डिंग बना रहा होगा। किसके अकॉर्डिंग सर, AS के अकॉर्डिंग या गैप के अकॉर्डिंग। सर अगर AS के अकॉर्डिंग बन रहा है तो सर हर हार्मोनाइज कर लो, अगर पेरेंट ने बोल रहा है सर इंडियन गैप के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लो। पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या बोलना है सर, पेरेंट के मैनेजमेंट को क्या बोलना है, पेरेंट के मैनेजमेंट को बोलना है हे पेरेंट, जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर AS है तो इंडियन गैप में आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, कन्वर्ट नहीं करना चाहते जो सब्सिडरी है एस लिमिटेड, उसको बोलो कि सर आप भी इंडेस के अकॉर्डिंग ही बनाए। और ऑडिटर क्या करेगा सर, कन्वर्जन एडजस्टमेंट कर लेगा। सर क्या कर लेगा, कन्वर्जन एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है, सिंपली सर अगर कोई और अकाउंटिंग स्टेटमेंट फ्रेमवर्क अगर यूज करा है तो उसको या तो आप कन्वर्ट कर लीजिए या तो सब्सिडी को बोल दीजिए कि सर आप भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाए, और ऑडिटर को कन्वर्जन एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। 3 बातें। दूसरी बात, कोई क्या है व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स अंडर द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन द पेरेंट। यहाँ पे बात हो रही है USA की, वहां पे एडजस्टमेंट ही अलग चल रहे हैं, वहां पे ऑडिटिंग ही अलग लेवल पे हुआ है। मतलब जो इसका कंपनी का ऑडिट हुआ है ना, वो ऑडिटिंग एज पर ऐसे नहीं है, उनके खुद के फ्रेमवर्क द्वारा ही हुआ है। व्हेन कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट अंडर द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन द पेरेंट, मतलब क्या सर, ऑडिटिंग की बात हो रही है। सर देखो ना सर, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क किसकी बात हो रही है सर, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की। सर किसकी बात हो रही है सर, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की। किसकी सर, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क देख रहे हो। तो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की अगर हमारी जब बात हो रही है ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की, जो कि डिफरेंट देन, क्या है डिफरेंट देन द पेरेंट के डिफरेंट करता है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया में, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑडिट करना होगा। क्या करना होगा, ऑडिट करना होगा। डन ऑडिटिंग एज पर जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। आपको MCQ पूछा जाएगा कि सर वो फॉरेन के अकॉर्डिंगली ऑडिट हुआ था और हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो ठीक है नहीं किया, आपको ऑडिट करना था एज पर जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। ठीक है, ये आंसर होगा। कंपोनेंट नॉट ऑडिटेड है तो ऑल कंपोनेंट का ऑडिट होना
जरूरी है। अगर रिमेन अगर अनऑडिटेड हो जाते हैं, कंपोनेंट अगर नॉन ऑडिटेड है, ऑल कंपोनेंट का क्या है, ऑडिट होना कंपलसरी है। अगर रिमेन अनऑडिटेड रह जाते तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दीजिए, क्वालिफाइड पैराग्राफ में लिख दीजिएगा एक्सेप्ट टू दिस सब्सिडी हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, बहुत ईजी है। एंड और कंपोनेंट का ऑडिट होना जरूरी है, रिमेन अनऑडिटेड तो मॉडिफाइड जाएगा। और प्लीज रिक्वेस्ट एंड हाँ जी सर, लास्ट में जय श्री कृष्णा।